डियर स्टूडेंट्स, मैं हेमलता मैम आज आप लोगों को रघुवीर सहाय जी की कविता कैमरे में बंद अपाहिज के बचे हुए अंश की व्याख्या बताऊंगी। रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय और उसके कुछ पंक्तियों की व्याख्या आपको बता चुकी हूँ। अब बचे हुए काव्यांश की व्याख्या आज मैं बताऊंगी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि पढ़ते समय आप पुस्तक अपने साथ रखिएगा, ताकि जब भी मैं आपको पढ़ाऊं और उन कविता की पंक्तियों को आप देखें तो पाठ आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए आरंभ करते हैं। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। जब अपाहिज व्यक्ति मीडिया के लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा तो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति उससे कहेगा कि आप सोचिए और मुझे बताइए। मैं आपको समय देता हूं सोचने का, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। मैं आपको सोचने का समय देता हूं, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। बार बार उससे एक ही प्रश्न पूछता है कि आपको अपाहिज होकर के कैसा लगता है, आप हमें बताइए। लेकिन अपाहिज व्यक्ति को मीडिया के ये प्रश्न बेतुके लगते हैं, अपने अपाहिजपन का मजाक उड़ाने वाले लगते हैं, इसलिए वो इन प्रश्नों का उत्तर कुछ नहीं देता और चुप रहता है। तब मीडिया के लोग, साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति क्या करता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। इस पंक्ति को कोष्टक में लिखा गया है। कोष्टक में लिखने का मतलब कि साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति अपाहिज व्यक्ति को ये बताएगा कि आप हमारी तरफ देखिए, ध्यान दीजिए, अपाहिज होकर क्या आपको ऐसा लगता है, बताइए। उसे इशारे से, संकेत से बताएगा कि बताइए आपको अपाहिज होकर के कैसा लगता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। अपाहिज मीडिया के लोग द्वारा बार बार प्रश्न पूछे जाने पर भी जब कुछ नहीं बोलेगा, चुप रहेगा, तो मीडिया के व्यक्ति दबाव डालते हुए उससे कहेंगे कि आप सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश कीजिए, शायद आप बोल पाएं। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं बोल पाएंगे, लेकिन शायद आप थोड़ा सोचेंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे तो आप बता पाएंगे कि अपाहिज होकर के आपको कैसा लगता है। यह अवसर खो देंगे, इसे कोष्टक में लिखा गया है। यह अवसर खो देंगे का मतलब आप दूरदर्शन पर हैं, ये आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ जनता के सामने रख सकें। और अगर अभी आप नहीं बोलेंगे तो ये सुनहरा मौका, ये सुनहरा अवसर आपके हाथों से निकल जाएगा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। यहाँ पर साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति, कहें तो सशक्त मीडिया वर्ग, ये कह रहा है कि आपको पता है कि हम अपाहिज से, दुर्बल व्यक्ति से इस तरह के प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य अपने कार्यक्रम को सफल और लोकप्रिय बनाना है। हमें ख्याति अर्जित करनी है, हमें प्रसिद्धि पाना है और अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना है। अपाहिज के दुख, पीड़ा, तकलीफ, कष्ट से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य है अपने कार्यक्रम को सफल बनाना। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा बन सके उस तरह के प्रश्न हम अपाहिज से पूछेंगे, ताकि अपाहिज रोए। अपाहिज के रोने से ही उनका कार्यक्रम सफल क्यों होगा, ऐसा क्यों कहा गया है, इसलिए क्योंकि अगर अपाहिज रोएगा तो जनता के अंदर सहानुभूति उत्पन्न होगी, और अगर जनता के अंदर सहानुभूति उत्पन्न होती है तो वो कार्यक्रम क्या है, सीधे जनता से जुड़ता है, और इसमें कार्यक्रम सफल भी होता है और लोकप्रिय भी बनता है। इसलिए मीडिया के लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम सवाल पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य अपने कार्यक्रम को सफल बनाना है। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं। ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इस पंक्ति को कोष्टक में रखा गया है, अर्थात मीडिया के लोग समाज से ये प्रश्न सीधे नहीं पूछेंगे, बल्कि समाज पर कटाक्ष करेंगे, समाज पर व्यंग करते हुए ये कहते हैं कि जिस तरह से हम अपाहिज मीडिया के लोग
अपाहिज व्यक्ति के रोने का इंतजार कर रहे हैं, वैसे आप लोग भी इसके रोने का इंतजार कर रहे होंगे ना। ये प्रश्न समाज के लोगों से मीडिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से सीधे पूछ नहीं रहे हैं, बल्कि ये चीज समाज पर व्यंग करते हुए, कटाक्ष करते हुए कहा गया है। आगे देखिएगा आप। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। उसके बाद मीडिया के लोग क्या कह रहे हैं कि जब हम अपाहिज से इस तरह के प्रश्न पूछेंगे तो अपाहिज क्या होगा, उसके चेहरे पर उदासी छा जाएगी, मायूसी हो जाएगी, वो भीतर ही भीतर रोने भी लगेगा और उसकी रोते रोते उसकी आंखें फूल जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके फूले हुए आंख की तस्वीर को बड़ा करके कैमरे पर दिखलाएंगे ताकि सामान्य जनता उसके फूले हुए आंख की तस्वीर को देखे और वो भी रोए। इतना ही नहीं, हम क्या करेंगे, अपाहिज व्यक्ति के जब फूले हुए आंख की तस्वीर दिखाएंगे तो उसके होठों की कसमसाहट भी दिखलाएंगे। होठों की कसमसाहट का मतलब क्या हुआ? होठों की कसमसाहट का मतलब होगा कि जब कोई प्रश्न किसी को अच्छा नहीं लगता है और कोई व्यक्ति रोने रोने को होता है तो उसके होठ कांपने लगते हैं। वो कुछ बोलना चाहता है पर होठों में एक थिरकन सी आ जाती है, होठ हिलने लगते हैं, कांपने लगते हैं, तो उसी को कसमसाहट कहा गया है कि हम कैमरे पर उसके होठों की कसमसाहट भी दिखाएंगे और उसके फूले हुए आंख की तस्वीर भी दिखाएंगे ताकि हमारा कार्यक्रम सफल हो सके। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। इस बात को कोष्टक में लिखा गया और बताया गया है कि उसकी अपंगता क्या है, उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है, उसका सबसे बड़ा दुख है। मीडिया के लोग, समाज के लोगों से ये कह रहे हैं कि हमें आशा है कि आप यही मानेंगे कि उसकी अपंगता उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है, उसका सबसे बड़ा दुख है, जिसके कारण वो रोएगा और उसकी होठों में कसमसाहट भी आएगी। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों को एक संग रुलाने हैं। यहाँ पर मीडिया के लोग जनता को क्या कह रहे हैं कि हम अभी एक और कोशिश करने वाले हैं। कौन सी कोशिश? अपाहिज व्यक्ति को रुलाने की कोशिश। और धैर्य रखिएगा दर्शक। क्यों दर्शक को धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है? क्योंकि हम सिर्फ अपाहिज व्यक्ति को नहीं रुलाएंगे, हम आपको और अपाहिज व्यक्ति, हमें दोनों को एक साथ रुलाने हैं, इसलिए आप धैर्य रखिएगा। आप और वह दोनों, आप और वह दोनों मतलब आप मतलब जनता और वह मतलब अपाहिज व्यक्ति। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। मीडिया के लोगों के इस तरह के प्रश्न पूछने के बाद भी जब अपाहिज व्यक्ति चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है और ना ही वो रोता है, अंत में क्या करते हैं मीडिया के लोग? कैमरामैन को निर्देश देते हैं कि बस करो, रहने दो, अब कोई आवश्यकता नहीं है करने की। पर्दे पर समय की कीमत होती है, ये अपना समय खो चुके हैं। अगर इन्होंने अपने समय में अपनी पीड़ा जनता के समक्ष नहीं रखी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये अपना समय खो चुके हैं। पर्दे पर समय की कीमत है, इसलिए कैमरामैन अब बस करो, अब कुछ नहीं दिखाना होगा। अब मुस्कुराएंगे हम। कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात हम मुस्कुराएंगे, यानी मीडिया के लोग मुस्कुराएंगे। क्यों मुस्कुराएंगे? आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। मुस्कुराएंगे और जनता से कहेंगे, क्या कहेंगे कि आप जिस कार्यक्रम को देख रहे थे वो सामाजिक कार्यक्रम था, सामाजिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। जबकि अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि ये कार्यक्रम क्या है, एक दुर्बल और कमजोर व्यक्ति के अपाहिजपन का, उसकी अपंगता का मजाक उड़ाने के लिए, अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, स्वयं ख्याति अर्जित करने के लिए यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, न कि ये सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम था। लेकिन कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात मीडिया के लोग मुस्कुराएंगे और जनता से ये कहेंगे कि आप सामाजिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ कार्यक्रम देख रहे थे। बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद।
ब्रैकेट में लिखा गया है बस थोड़ी सी कसर रह गई। कौन सी कसर थोड़ी सी रह गई? कि वो अपाहिज व्यक्ति को नहीं रुला पाए, और अपाहिज व्यक्ति के साथ वो सामान्य जनता को नहीं रुला पाए। ये थोड़ी सी कोशिश कहा जाए तो कोशिश में कमी रह गई, कसर रह गई, अन्यथा इसको छोड़ करके उनका कार्यक्रम सफल रहा। लेकिन जिस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो अपाहिज व्यक्ति को रुलाना चाहते थे, अपाहिज व्यक्ति और जनता दोनों को रुला करके वो अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना चाहते थे, वो चीज नहीं हुआ। ये थोड़ी सी कसर रह गई। और उसके बाद मीडिया के लोग, साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति धन्यवाद कह करके कार्यक्रम को बंद कर देगा। साथ ही साथ इसमें एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूं कि पूरे काव्यांश में नाटकीयता है, व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया गया है। कहा जाए तो अपाहिज व्यक्ति की मानसिकता पर करारा चोट किया गया है, उसकी मानसिकता को तकलीफ पहुंचाया गया है, और भाषा सरल और सहज है। साथ ही साथ उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे उर्दू के कुछ शब्द मैं आपको बताती हूं। तस्बीर, उसके बाद देखेंगे कसर, मुस्कुराना, पर्दे, ये सब उर्दू के शब्द हैं। तो आज का हमारा ये पूरी व्याख्या यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।